आज की क्लास में हम लोग राजा, किसान और नगर चैप्टर 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का देखेंगे। कक्षा 12 के भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर देखेंगे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। यह सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि भारत के इतिहास की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से ही मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले हमें यह जानकारी थी कि भारत के सभ्यता की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से के आसपास से होती है। सभ्यता का मतलब हुआ सभ्य जीवन, जैसे कि गांव में लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं, ये सभ्य जीवन हुआ। पहले लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, झूमी कृषि करते थे, जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे। उस जंगली अवस्था से निकलकर और जब लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू किया, गांव बसे, नगर बसे, राज्य साम्राज्य बसे, इस तरह से जो है सभ्यता की शुरुआत हुई। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमारे देश में जिस सभ्यता की शुरुआत हुई थी, 1921 से पहले इसी को भारतीय सभ्यता, भारत में विकसित पहली सभ्यता के रूप में जाना जाता था। लेकिन हम लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 1921 में यह पता चला कि नहीं, 600 ईस्वी पूर्व से पहले भी कोई सभ्यता हमारे देश में विकसित हुई थी और फिर समय के साथ वह नष्ट हो गई। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लगभग 1000 सालों तक उस सभ्यता का विकास होता रहा। वह सब सभ्यता नगरीय सभ्यता तक पहुंच चुका था और अंत में कुछ कारणों से उसका अंत हो गया। उन सभी कारणों पर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में विचार किया। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद लगभग 1000 सालों तक भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, अर्थात लोग जंगली जीवन में रहते थे, यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी। 600 ईस्वी पूर्व से जो है एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई और उसी सभ्यता के विषय में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे इसको हम दोनों तरह से आपको बताएंगे। एक, लाइन बाय लाइन, आपके बुक का कोई भी लाइन नहीं छूटेगा, हर बुक को पढ़कर और उसका विश्लेषण किया जाएगा और साथ ही फिर उसका समरी हम अपनी तरफ से आपको बताते हुए चलेंगे और इस तरह से चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इसकी शुरुआत कर दिया है। अब देखते हैं पहले आपकी बुक में लिखा क्या है। इसमें लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद लंबे समय तक, लगभग 1000 साल तक यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद
भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यह विकास कैसा था? तो नदियों से निकल जंगलों से निकलकर और लोग बस्तियां बसाने लगे। इसी समय में ऋग्वेद का लेखन शुरू किया गया था। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। आपके बुक में लिख रहा है, उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लोग जंगल से निकलकर और बस्तियां बसाने लगे थे। उसी बस्ती की बात की जा रही है कि किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आई। और ये कहाँ पर आई? तो उत्तर भारत में, दक्कन पठार क्षेत्र में और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आई। कहने का मतलब है कि लोग जंगल से निकलकर और खेत बनाने लगे, अस्थायी बस्तियां बसाने लगे और किसानों की बस्तियां पहली बार जो है बनने लगी। जंगली जीवन से लोग अस्थायी कृषक जीवन में आ गए। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। अर्थात इस समय दक्कन क्षेत्र में भी और उत्तरी भारत के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में जो है चरवाहों की भी बस्तियां बसी। जो पशुपालक लोग थे उन लोगों ने भी अपना बस्ती बसाना शुरू किया, अर्थात गांव बनाना शुरू किया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शव के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए। दक्षिण भारत में शवों के नए तरह से संस्कार किए जाने लगे थे, जिसे कि हम महापाषाण के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े पत्थरों का ढांचा बनाकर और उसके अंदर दफनाया जाता था मृत लोग। आज भी लोग मरते हैं तो आप देखे होंगे कि उसके लिए कब्र बनाए जाते हैं। हिंदुओं में अलग तरह के होते हैं, मुसलमानों में अलग तरह के होते हैं। कुछ जगहों पर जलाया जाता है, कुछ जगहों पर पानी में बहा दिया जाता है और कुछ जगहों पर कुछ ढांचा बनाकर और उसके अंदर, जमीन के अंदर लाश को रख दिया जाता है। तो उस समय दक्षिण भारत में शवों को दफनाने का एक तरीका था कि पत्थर के जो है गुफानुमा एक घर बना दिया जाता था और उसके अंदर लाशों को रखकर और पत्थर से ढक दिया जाता था। पत्थर जो जल्दी नष्ट होने वाली चीज नहीं है, आज तक वह पत्थर उपलब्ध है। आज भी खुदाई से पता चलता है कि महापाषाण के रूप में जो कब्र बनाए गए थे पत्थर के, आज भी बड़े बड़े ढांचे के रूप में उपलब्ध है। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया। इस समय के जो कब्र मिलते हैं, खुदाई से ये पता चला है कि उसमें कई प्रकार के उपकरण और लोहे के हथियार भी दफनाए गए थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद से नए तरह के परिवर्तन होने लगे थे। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। आरंभिक राज्य, साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास जो है इस समय में शुरू हो गया था। कब? 6ठी शताब्दी में। आपके बुक में लिख रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में
राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास शुरू हुआ। देखिए क्रमशः यह विकास हो रहा है। पहले जंगल से लोग निकले, गांव बनाने लगे और धीरे धीरे वो राज्य में परिवर्तित हुआ, फिर राज्य से साम्राज्य बना। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। यानी कि ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं शुरू हुई, इसके पीछे का कारण कृषि उपज था। कृषि उपज के संगठित करने के तरीकों से ऐसा पता चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। पूरे उपमहाद्वीप में नए नगर इस समय बनने लगे थे। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो है इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए, यानी जो विकास इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास से जो हुआ है, उस विकास का आकलन करने के लिए इतिहासकार सिक्कों, ग्रंथों, अभिलेखों, चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से सिक्कों से, ग्रंथों से, अभिलेखों से, चित्रों से और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन है और कई बातों का पूरा पता भी नहीं चल पाता है। तो यह इस चैप्टर की भूमिका थी जो हमने लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर भी बताया है और अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। अब इसके आगे देखते हैं। पहला है पॉइंट 1, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, इसमें आप पॉइंट 1 जो देख रहे हैं, पॉइंट 1 इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और इसको अपनी तरफ से भी मैं बताऊंगा आपको, और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई डाउट कहीं पर भी नहीं रहे। तो प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इसमें लिख रहा है कि अभिलेख, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक बहुत बड़ी प्रगति हुई थी 1830 में। क्या प्रगति हुई थी कि जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने 1830 ईस्वी में अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेख, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी लिखते हैं रोमन लिपि में, इस तरह से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए जो लेख थे उसका अर्थ 1830 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा निकाला गया और इसका अर्थ निकालने से जो है भारतीय अभिलेख विज्ञान में बहुत प्रगति हुई। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। इन लिपियों का उपयोग उस समय में किया गया था। किस चीज पर किया गया था? तो अभिलेखों और सिक्कों में इस लिपि का उपयोग किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। प्रिंसेप को क्या पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है।
कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है और कुछ अभिलेखों पर प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में एक था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में एक था। कुछ अभिलेखों पर इसमें लिखा हुआ मिला प्रियदर्शी और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक लिखा हुआ मिला। इन दोनों को मिलान करके इन्होंने इसका अर्थ निकाला। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। इस खोज से इसको जब पढ़ा गया तो इससे जो जानकारियां मिली, इन जानकारियों के सहारे भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर विद्वानों ने उपमहा